दोस्तों छत्तीसगढ़ की रहने वाली 32 साल की एक लड़की जिसका नाम लता होता है। लता को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरीके से वो ऑनलाइन अपने लिए हस्बैंड ढूंढ रही है, यानी मैट्रिमोनियल साइट से वो अपने लिए पति ढूंढ रही है, वही पति उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके के बदलाव करेगा कि जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दोस्तों आप भी अगर मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए पति या फिर पत्नी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहने वाली एक 32 साल की लता, जो कि एक सरकारी शिक्षिका थी, सरकारी टीचर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए हस्बैंड ढूंढती है एंड उसके बाद में शादी करती है। और उसके बाद में उसके साथ में जो होता है दोस्तों, आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा। वैसे दोस्तों आज का जो दौर है ये दौर ऑनलाइन का दौर है और सारे काम इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए हो जाते हैं, लेकिन शादी जैसी चीज़ें भी जब ऑनलाइन चढ़ती हैं और उनके बाद में उनका जो अंजाम होता है, ये कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से। और इसी छत्तीसगढ़ में ये जो लता नाम की लड़की थी, जब ये पैदा होती है तो उसके परिवार वालों ने बहुत ही नाज़ों के साथ में इसमें पाला था। और ये अपनी पढ़ाई लिखाई करती है, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करती है और 30 साल तक ये अच्छी सी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आखिरकार सरकारी शिक्षिका बन जाती है। अब लता सरकारी शिक्षिका बन चुकी थी। अब लता का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल जाए। लेकिन दोस्तों लता की उम्र 32 साल के आसपास हो चुकी थी, इसलिए लता अब इस मामले में और भी कोई डिले करना नहीं चाहती थी। इसलिए लता बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाती है और उसके बाद में अपने लिए पति ढूंढने लगती है। थोड़े दिन स्क्रॉल करने के बाद में आखिरकार लता की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला था और इसका नाम था राजेश विश्वकर्मा। जो राजेश विश्वकर्मा था ये देखने में भी अच्छा था, इसका बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, पैसे वाला था, इसलिए कहीं ना कहीं लता को जो राजेश था ये पसंद आ जाता है। उसके बाद में जो लता थी राजेश से कांटेक्ट करती है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे मैट्रिमोनियल साइट से अब व्हाट्सअप की तरफ आ जाती है। व्हाट्सअप पर इन दोनों की बातचीत लगातार होने लगी थी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहता है और दोस्तों उसके बाद में जो राजेश था आखिरकार लता को शादी के लिए प्रपोजल करता है। यानी जो शादी की क्रियाएं रहती हैं, जो शादी का एक काम रहता है जो ऑफलाइन होता है, उन सारी चीज़ों को करने के लिए जो राजेश विश्वकर्मा था वो लता से बोलता है। लता जो थी वो राजेश विश्वकर्मा को अलाउ करती है। उसके बाद में जो राजेश विश्वकर्मा होता है ये लता से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचता है और वहाँ पर लता की फैमिली से मिलता है, उनसे बातचीत करता है। जो लता के फैमिली वाले थे उनको राजेश एकदम परफेक्ट लड़का लगता है, क्योंकि राजेश काफ़ी ज़्यादा रईस था। दरअसल जो राजेश था इसका मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम था और ये एक बहुत बड़ा बिल्डर था। इस वजह से इसका जो परिवार था वो भी काफ़ी ज़्यादा संपन्न परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजेश की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के आसपास थी। वहीं जो लता थी उसकी उम्र भी लगभग 32 साल के आसपास हो चुकी थी। इसलिए लता के फैमिली वालों को ये रिश्ता एकदम परफेक्ट लगता है। उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है और 24 अक्टूबर साल 2019 को रायपुर के एक बहुत बड़े होटल में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी होने से पहले ही राजेश ने लता की फैमिली वालों को ये बताया था कि उसकी जो फैमिली वाले हैं वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी राजेश अपनी फैमिली वालों को मनाने की भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों जब शादी होती है तो शादी वाले दिन राजेश के बारात के साथ में परिवार वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, महज उसके बस कुछ दोस्त ही बारात में आए थे। अच्छा, लता के जो फैमिली वाले होते हैं जब वो देखते हैं कि राजेश का एक भी फैमिली मेम्बर्स बारात में नहीं आया है तो वो इस बारे में राजेश से बात करते हैं। राजेश वही बात बताता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फैमिली वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो इस शादी से नाराज़ हैं, इसलिए वो मेरी शादी में नहीं आए। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार अगर शादी हो जाएगी तो उसके बाद में परिवार वालों को मैं मना लूँगा। क्योंकि राजेश काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, इसलिए लता की फैमिली वालों को भी लगता है कि राजेश काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ लड़का है और एक बार अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो फैमिली वालों को किसी तरीके से कन्विंस कर ही लेगा। उसके बाद में दोस्तों जो राजेश और लता होती है इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो ये लोग वहीं रहते हैं। उसके बाद में राजेश जो था वो लता को लेता है और वापस से मध्य प्रदेश के इंदौर आ जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर आने के बाद में वो इंदौर में ही लता को अपने एक फार्म हाउस पर लेके जाता है, क्योंकि राजेश का एक फार्म हाउस भी था, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और उस फार्म हाउस पे जब राजेश लता को लेके जाता है तो उस फार्म हाउस पर ऐसी सारी सहूलियतों का सामान मौजूद था
चाहे उसका फर्नीचर हो और वहाँ पर काम करने वाले नौकर तक थे। यानी एक शादीशुदा कपल अपनी पूरी ज़िंदगी उस फार्म हाउस पर बिता सकता था। इस तरीके की सुविधाओं से लैस वो राजेश का फार्म हाउस था। अब दोस्तों लता जब उस फार्म हाउस को देखती है तो लता भी खुश हो जाती है। लता को वहाँ पर रहने में कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी इशू नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है। वक्त जब गुजरता है तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में तकरारें शुरू हो जाती हैं। दरअसल हल्के हल्के जो राजेश था, इसका असली वाला जो चेहरा था वो लता के सामने आने लगा था। दरअसल जो राजेश था ये बहुत सारी वेस्टर्न मूवीज़ देखा करता था। एडल्ट मूवीज़ देखकर जिस तरीके की चीज़ें उसमें होती थी वही सारी चीज़ें लता के साथ में करने की कोशिश किया करता था। वो लता के साथ में अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करने के बारे में कहा करता था। शुरुआत में तो लता इन सारी चीज़ों का विरोध करती रही, लेकिन जब लता के साथ में इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके से लता को लगातार टॉर्चर किया जाने लगा तो आखिरकार लता भी राजेश के सामने हार मान जाती है। और उसके बाद में लता भी राजेश के साथ में वही सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है जो राजेश करना चाहता था। लेकिन दोस्तों वेस्टर्न मूवीज तक तो ये बात सीमित नहीं थी। आगे जैसे ही समय गुजरा राजेश का और भी ज़्यादा भयानक चेहरा सामने निकल के आया। दरअसल राजेश अब लता के सामने बैठकर भी शराब पिया करता था और वो लता को भी शराब पीने के लिए फोर्स किया करता था। कई बार तो ऐसा होता कि जो लता थी, राजेश उसके जिस्म पर जलती हुई सिगरेट लगा दिया करता था। लेकिन दोस्तों लता जैसे कैसे इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी और यहाँ तक तो लता ने सारी चीज़ें सह भी ली थी। लता के साथ में अप्राकृतिक तरीके से सेक्स हो रहा था। लता को जिन चीज़ों से परेशानी थी वो सारी चीज़ें लता के साथ में की जा रही थी और लता को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने जिस शख्स से अपनी सही ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी की थी और वही शख्स उससे इस तरीके का व्यवहार करेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से लता को टॉर्चर किया जा रहा था ये चीज़ें तो शायद लता बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन आगे लता के साथ में जो होने वाला था उसका लता को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दरअसल अब जो राजेश था जब लता के सामने ये सारी चीज़ें करता था, लता इसका विरोध नहीं करती थी क्योंकि उसको पता था कि उसका पति उससे ज़ोर ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवाता है। लेकिन ना लता को एक बार भी उसके फैमिली वालों से बात करने दी जाती थी। लता परेशान थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो राजेश का एक दोस्त राजेश के फार्म हाउस पर आता है। राजेश और वो दोस्त साथ में बैठकर शराब पीते हैं एंड शराब पीने के बाद में राजेश अपनी पत्नी लता से कहता है कि देखो अब तुम्हें मेरे दोस्त के सामने डांस करना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो लता जो थी वो राजेश की बात मान जाती है, लेकिन उसके बाद में जो राजेश था लता से जो कहता है उसे सुनने के बाद में लता के होश उड़ जाते हैं। दरअसल राजेश लता से कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ में डांस भी करना पड़ेगा, लेकिन वो भी बिना कपड़ों के डांस करना पड़ेगा। अब लता की ये बातें सुनकर उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। लता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार राजेश क्या बोल रहा है। मजबूरन लता को ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब ये सिलसिला आम हो चुका था। अब अलग अलग दोस्त आया करते थे, कभी कोई दोस्त आता और कभी कोई दोस्त आता। राजेश पहले उसके साथ में बैठकर शराब पीता और बाद में अपनी पत्नी से नंगा नाच कराया करता था और ये सारी चीज़ें लता मजबूरी में सहती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों दरिंदगी की हद यहीं तक नहीं रुकती है, दरिंदगी और ज़्यादा बढ़ती है। दरअसल जो लता थी उसके साथ में राजेश के दोस्त जोर ज़बरदस्ती सेक्स भी किया करते थे और लता के साथ में ये सब कुछ इस तरीके से किया जाता था कि एक बड़ी सी एलईडी में वेस्टर्न मूवीज़ को चलाया जाता था और जिस तरीके से उनमें ग्रुप सेक्स किया जाता था उसी तरीके से लता के साथ में भी ये लोग टॉर्चर किया करते थे और लता को डराया धमकाया जाता था कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। लता ये समझ चुकी थी कि राजेश काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है और उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा है, इसलिए लता बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो इस बात का ठीक तरीके से विरोध भी नहीं कर पा रही थी। अब दोस्तों उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है और तकरीबन 2 साल का समय गुजर जाता है और साल आ जाता है साल 2021 और इसी साल 2021 में जो लता थी वो राजेश से कहती है कि काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका है और अब तो तुम्हारा मन भी घर भर गया होगा, अब तुम मुझे छोड़ दो। राजेश को लता के ऊपर तरस आ जाता है और वो लता को ये धमकी देते हुए छोड़ने की बात कहता है कि देखो तुम हमें प्रॉमिस करो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। लता प्रॉमिस करती है और उसके बाद में वापस अपने घर छत्तीसगढ़ चली जाती है। लेकिन लता जो थी जब छत्तीसगढ़ पहुंचती है तो इसके परिवार वाले इसमें अजीब तरीके के बदलाव देखते हैं। ना लता किसी से ठीक से बात करती है और ना लता को किसी से बात करते हुए अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है लता के पास में फिर से इस राजेश विश्वकर्मा का कॉल आता है और ये राजेश विश्वकर्मा लता से कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम कुछ दिनों के लिए वापस आ जाओ। लेकिन लता जो थी वो जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे वापस उस नर्क में कभी नहीं जाना।
उसके बाद में जो राजेश विश्वकर्मा था कुछ गुंडे भेजकर जो लता के भाई होते हैं उन पे हमला करा देता है और यही गुंडे भेजना राजेश विश्वकर्मा के लिए भारी पड़ जाता है। उसके बाद में ये मामला पुलिस में पहुंचता है। वो जो हमला करने वाले लोग थे वो गिरफ्तार होते हैं। वो बताते हैं कि हमें राजेश विश्वकर्मा ने भेजा है। उसके बाद में लता भी पूरी बात पुलिस को बताती है कि उसके साथ में 2 साल से किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया। उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में सक्रिय होती है। राजेश विश्वकर्मा के उस फार्म हाउस पर छापा मारा जाता है। वहाँ से अजीब अजीब तरीके की चीज़ें मिलती हैं। कुछ सेक्स टॉय मिलते हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स मिलती हैं जो उन्होंने ऑलरेडी लता की बना रखी थी और उस फार्म हाउस को भी बुलडोज़र से ढा दिया जाता है क्योंकि वो भी अवैध तरीके से बना हुआ था। और दोस्तों इसके बाद में जब इस पूरे क्विज का खुलासा होता है तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से पहले बहुत ज़्यादा सतर्क एंड सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इंसान को हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव तो रहना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा सावधान एंड सतर्क होकर। आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।